अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की महामारी किस प्रकार से गांव, ग्रामीण, मजरा और पूर्वा को तबाह और बर्बाद कर रही है। गांव में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। गांव गांव अर्थियां निकल रही हैं, जनाजे उठ रहे हैं लोगों के। लोग गंभीर रूप से या तो बुखार में पीड़ित हैं, या उन्हें जुकाम हुआ है, सर्दी हुई है, या उनकी सांसें फूल रही हैं। मैं पिछले 10 दिनों से लगातार इस बात के लिए आगाह कर रहा था, चेतावनी दे रहा था, आती हुई विपदा के बारे में सबको अलर्ट कर रहा था, लेकिन शायद हुकूमत के कानों तक आवाज़ पहुंचती नहीं है। लेकिन ये कोरोना वायरस गांवों तक पहुंच चुका है। ये हमारे गांव के लोगों के लिए शायद उनके जन्म काल की सबसे बड़ी विपत्ति है, जिसका उन्हें एहसास भी नहीं है। जिसे वो सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस फूलना मानते हैं, दरअसल ये कोरोना है। गांव तक कोरोना का संक्रमण बहुत ही भयानक, भयावह, घातक, जानलेवा तरीके से फैल रहा है, बढ़ रहा है। और गांव के लोगों के पास टेस्ट कराने की बात तो बहुत दूर की है, उनके पास सामान्य पैरासीटामॉल की दवाएं भी गांव में उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण उत्तर प्रदेश है और हम सब बेहतर जानते हैं कि गांव में इलाज की कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचा पाना गांव के लोगों को कितना कठिन कार्य है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। शहरों की प्राथमिकता में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव ग्रामीण को भुला दिया गया है। वहां भी ये वायरस आया है, शायद ये भेदभाव गांव के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों पर भी लागू है। लखनऊ के पास ही सटे 2 गांवों में पिछले कुछ दिनों के भीतर 125 लोगों की मृत्यु हुई है। और अब तक उस गांव में ना तो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हुई है और ना वहां पर मरने वाले लोगों के बारे में कोई जानकारी ली गई है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। इसी तरह दक्षिणी सीमा लखनऊ की मोहनलालगंज के पास एक गांव में 68 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 1 महीने के भीतर, लेकिन अब तक पता नहीं किया जा रहा कि वहां लोग क्यों मर रहे हैं। मैं लगातार कह रहा हूं कि गांव में अर्थियां उठ रही हैं, लाशें निकल रही हैं लोगों की। यह कोई सामान्य विपदा का वक्त नहीं है, ये एक निहायत आकस्मिकता का वक्त है, जहां लोग तड़प तड़प कर अपनी दम तोड़ रहे हैं। गांव में लोगों को पता नहीं चल रहा कि कब उनकी सांस फूल रही है, यानी उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से ड्रॉप कर रहा है। और अफसोस की बात है कि इन गरीब लोगों को, गैर जानकार लोगों को, बेचारों को पता भी नहीं है कि उन्हें कोरोना हुआ है और उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से ड्रॉप कर रहा है। दरअसल यही कोरोना है। और दुख की बात यह है कि सरकार जागरूकता फैलाने, गांव ग्रामीण के हमारे भाई बहनों की जांच कराने के बजाय, बच्चों और बुजुर्गों की जांच कराने के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना पर पर्दा डाला जा रहा है। अगर वक्त रहते गांव के लोगों की जांच कर ली गई होती, वक्त रहते सभी जरूरी प्रबंध कर लिए गए होते, तो आज ये गांव गांव जो मातम पसरा हुआ है, हम ये नहीं देखते। यह बेहद अफसोसनाक बात है। कुछ दृश्य हमें बहुत विचलित करते हैं। ऐसा लगता है कि इंसानियत का जनाजा भी इस क्रूर काल में उठ चुका है। उत्तर प्रदेश की सीमा से आगे बिहार में एक जनपद है बक्सर, एकदम सटा हुआ उत्तर प्रदेश से। वहां पर सैकड़ों लाशें बहती हुई पाई गई हैं, जिनको चील, कौवे, गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। आरोप है कि ये गाजीपुर और बलिया से ये लाशें बहाई गई हैं गंगा नदी में। क्या ये पराये लोग हैं? क्या हम इनका इज्जत से अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते? जिंदा थे तो इन्हें इलाज नहीं मिला, और मर गए तो इज्जत से अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। क्या आप इसे मानवता के खिलाफ त्रासदी नहीं कहेंगे? क्या ये हमारे सरकारों की विफलता नहीं कहेंगे कि वो ना तो लोगों को इलाज दे पा रही है और ना उनका इज्जत से अंतिम संस्कार करवा पा रही है? शायद इससे बड़ी विफलता किसी सरकार की हो नहीं सकती कि उसके राज्य के नागरिक कीड़े मकोड़ों की तरह उसके ही हुकूमत में मारे जा रहे हो और उनको इज्जत से अंतिम संस्कार तक नसीब ना हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी राज्य के नागरिकों के लिए और क्या हो सकता है? आप जाइए गांव में और पता कीजिए कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद के अधिकांश गांवों में कोरोना की महामारी कितने व्यापक, भीषण और बड़ी तरीके से फैल चुकी है। अब यह नियंत्रण के बाहर है और सरकार की प्राथमिकता में यह है भी नहीं। शहरी लोगों के दबाव, मीडिया के दबाव,
सोशल मीडिया के दबाव में शहरों को तो कुछ मिल भी गया, कुछ लोगों की जान बच भी गई शहरों में, लेकिन उन गांव के गरीब मेरे ग्रामीण भाई बहन और बुजुर्गों की क्या गलती है कि उनकी आवाज तक नहीं उठाई जा रही है? क्या उन्हें ऑक्सीजन पाने का हक नहीं है? क्या उन्हें बेहतर इलाज का हक नहीं है? गांव ग्रामीण के लोगों को क्या उनकी भी RT-PCR का टेस्ट हो? क्या नहीं होना चाहिए? क्या उनको बेहतर डॉक्टर मिले, बेहतर चिकित्सा मिले और उनकी जान बचे? क्या यह हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? क्या हमने गांव ग्रामीण के लोगों को लावारिस छोड़ दिया है? यह मैं जानना चाहता हूं आज, क्योंकि गांव में बड़ी दुर्दशा है, लोग मर रहे हैं, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। एक परिवार में 8 लोग थे तो 6 की मृत्यु हो चुकी है, और अफसोस की बात उन्हें फिर भी नहीं पता कि कोरोना हुआ है। यह एक बेहद डरावना दौर है बहनों भाइयों, जो हमें अपनों को दूर कर रहा है, और यह उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि वक्त रहते वो कोई भी कदम नहीं उठाती। बयानों के जरिए, विज्ञापनों के जरिए आवाज उठाने वाले लोग दरअसल फील्ड पे क्षेत्र में, गांव में जाकर काम नहीं कर रहे हैं। अगर गांव में समय रहते टेस्ट किए जाएं, जिनके लक्षण है उनकी जांचें की जाएं, तो निश्चित तौर पर हम इस बड़ी तबाही को रोक सकते हैं। ऑक्सीजन का संकट, दवा का संकट, बेड का संकट, ICU का संकट, और अब गांव में लोग मर रहे हैं, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगर गांव में कोरोना से होने वाली मौतों का ऑडिट किया जाए तो आंकड़े बहुत भयावह, डराने और चौंकाने वाले होंगे। सरकार के डेटा पे मत जाइए बहनों भाइयों, आप अपने गांव के शमशान कब्रिस्तान की तरफ देखिए, आप जान जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की हकीकत क्या है। इसने उत्तर प्रदेश को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर डाला है। कोरोना से निपटने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। इस ठोस नीति के अभाव के चलते आज हमारे प्रदेश के लोग मरने को मजबूर हैं, और अफसोस की बात कि उनको पता भी नहीं है कि उन्हें क्या हुआ है। जिस वक्त गांव में स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर घर घर, गांव गांव हर व्यक्ति को चिन्हित किए जाने की जरूरत है कि किसको लक्षण है और किसको नहीं है, उस वक्त हमारी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। समय रहते अगर ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर्स जो पिछले कोरोना काल में खरीदे गए थे, वक्त पर सही इस्तेमाल होता तो हम लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित करके उनको ट्रीटमेंट दे पाते। जिन्हें घरों में ठीक कर सकते उनको आइसोलेशन दीजिए, जो गंभीर है उनको अस्पताल में ले जाइए। आखिर कसूर क्या है गांव के लोगों का कि वो गांव में पैदा हुए हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है, वो महज एक वोट हैं। टेलीविजन मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया गांव से बिलोंग नहीं करता तो क्या उनकी आवाज नहीं उठेगी? क्या हम अपने गांव के लोगों को यूं ही मरते देखते रहेंगे? और अफसोस की बात है कि जितनी कसूरवार सरकार है, हमारा विपक्ष भी उससे कम कसूरवार नहीं है। गांव के लोगों की आवाज दब रही है, हमें उसे उठाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने गांव के लोगों को बचा पाएं। आज मेरा मन द्रवित हो गया जब मैंने गोरखपुर का धसकी गांव का वो दृश्य देखा, जिस गांव में लोगों की ना तो जांच हुई, ना दवा मिली, ना कोई बता रहा है, और उस गांव में 1 हफ्ते के भीतर तमाम लोग मारे गए। किसी के सांस फूली, किसी को बुखार आया। उस गांव के लोगों ने आज यज्ञ आयोजित किया था, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, किसी तरह उनकी जान बचे। क्या इससे बड़ा कोई अफसोस हो सकता है कि सरकारें मूक दर्शक बनी बैठी हैं? सरकारों की नाकामी के चलते हमारे भाई बहन मर रहे हैं, और गांव के लोग हवन और यज्ञ करके अपने जीवन को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सरकारी मदद नहीं पहुंच रही। मरने के लिए तिल तिल कर मजबूर हैं ये लोग। कौन है ये लोग? क्या ये पाकिस्तान से आए हैं? क्या ये अफगानिस्तानी हैं? क्या ये रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं? ये सब हमारे अपने भाई बहन हैं, इसी राज्य के नागरिक हैं, हमारे आपके रिश्तेदार और पड़ोसी हैं, दोस्त हैं हमारे, जो मरने को मजबूर हैं। और सिर्फ आम आदमी नहीं, खास आदमी की भी हालत खराब है। फिरोजाबाद के जसराना से विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी का वीडियो आप सब ने देखा होगा।
पप्पू लोधी को कोरोना हुआ, उनकी पत्नी को भी हुआ। उनकी पत्नी आगरा में अस्पताल दर अस्पताल भटकती रहीं। गार्ड ने भगा दिया विधायक की पत्नी को, जगह नहीं मिल रही थी, बेहोश होकर गिर पड़ी, बड़ी मुश्किल से जगह मिली। घंटों के बाद उनको आईसीयू में एडमिट किया गया और विधायक कल रोते हुए मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनको पता नहीं कि उनकी पत्नी की हालत क्या है। यह हालत है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, जो अपना और अपने घर वालों का भी इलाज नहीं करा पा रहे हैं। आम आदमी की कंडीशन आप देख रहे हैं, लाशें बहाई जा रही हैं। सरकारी आंकड़ों में कोरोना कम हुआ है, लेकिन आपके यहां कोरोना बढ़ गया है। सावधानी की आवश्यकता आपको है, क्योंकि गांव में रिसोर्स नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है। जिनके पास खाने पीने का संकट हो, वो बेचारे इलाज क्या कराएंगे। अगर वो बीमार हुए, कोरोना के दुष्चक्र में फंसे, तो मौत ही उनकी किस्मत है। यह अफसोस का दिन है, यह रुदन का दिवस है, यह शोक काल है उत्तर प्रदेश के लिए। आप सुने कुछ बयान, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। नहीं हो रहा ना, स्वास्थ्य महकमे की कोई टीम आई है अभी तक यहाँ तक। मेरे यहाँ ये मानिए कि काफ़ी लोग अभी भी बीमार हैं और करीब 30-40 लोग ख़त्म हो चुके हैं। रोज 1-2 डेथ हो रही है और सरकारी महकमा आज तक यहाँ पर देखने नहीं आया कि क्या हालात हैं गांव के। गांव के हालात बड़े गंभीर हैं, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा गांव की सुध लेना भूल ही गया है। जबरौली की कागजी कार्रवाई होती है, हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। कोई सरकारी टीम नहीं आई है अभी तक। हम लोग घरों में क्वारंटीन है और पीपल के पेड़ के नीचे भी बैठते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो। यहाँ के जो लोकल के डॉक्टर हैं, उन्हीं से हम लोग दवा ले रहे हैं। बीमारी भी घर घर फैली है, 10-25 लोग बीमार भी डरे हैं, तो मेडिकल नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? उधर भी कोई व्यवस्था नहीं है, छोटे मोटे आदमी को तो कोई पूछता नहीं। कोरोना क्या सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वार्ड 19 में है। यहाँ पिछले 10 दिन में 30 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और 50-60 करीब यहाँ संक्रमित हैं घरों में। और बुखार भी लोग करीब 50% घरों में बुखार से लोग पीड़ित हैं। यहाँ पे 10 दिनों में करीब 30-40 हज़ार लोगों की मौतें हो चुकी हैं। काफ़ी लोग कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं यहाँ पे, और कोई किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है। लोग अपने घर पे ही कुछ क्वारंटाइन होकर इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं। यहाँ केसेस बड़ी दंदनीय है, इसलिए 25 तारीख से यहाँ लाशों का अंबार लगा हुआ है। 1-2 दिन बीच नहीं आता कि जो दिन 1-2 मृत्यु होती ना। उम्मीद करता हूं कि मेरे गांव के भाई बहनों की आवाज़ सुनकर आपके मन दहला होगा। शहर में आपको ऑक्सीजन की जरूरत थी, मीडिया छाती पीट रहा था, लेकिन आज हमारे गांव के भाई बहन तड़प तड़प कर मर रहे हैं और आप में से कोई उनके लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। शायद यही हिंदुस्तान का अफसोस है कि हम 2 हिस्सों में बटे हैं, एक शहर का हिंदुस्तान और एक गांव का हिंदुस्तान, जिसको कोई पूछता नहीं है, जिसको कोई मुंह नहीं लगाना चाहता, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, जो सिर्फ वोट है। आज की डिबेट में मेरे साथ अनीता अग्रवाल बीजेपी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, डॉक्टर DK गुप्ता और हम सबके बहुत चहेते और उत्तर प्रदेश की लाखों लोगों के मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर सूर्यकांत नेशनल वाइस चेयरमैन हैं IMA के MS सेल के, और बहुत लंबे समय के बाद हम सबके प्रिय वीरेंद्र सिंह जी भी आज डिबेट में मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना को कुचल डाला है और कोरोना को हरा कर वो आज फिर हम सबके बीच मौजूद हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं आज की डिबेट में आने के लिए। अनीता अग्रवाल जी, आपने गांव को लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। जिस प्रकार के दृश्य निकल कर आ रहे हैं, लाशें बहाई जा रही हैं, गांव के लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। अभी आपने बयान सुना, ये कोई पाकिस्तान के लोग नहीं है, उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहन हैं जिनको आपने मरने के लिए इस दोजख में छोड़ दिया है। उनको न तो ऑक्सीजन है, न इलाज है, न टेस्ट है, न ट्रीटमेंट है। देखिए ब्रजेश भाई, ऐसा नहीं है कि गांव में हमारी टीम नहीं पहुंची है। 3 मई को हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें बैठक की थी और बैठक में उन्होंने इसकी एक निगरानी समिति गठित कर दी गई थी और कम से कम 58,194 पंचायत के गरीब समिति गठित की और उसमें लेखपाल को और उनकी टीम पर ग्राम पंचायत के सचिव को, इसके साथ आशा वर्कर और जितने भी वहाँ के, यहाँ तक कि चौकीदार लोगों को भी उसका मेंबर बनाया था, ताकि ज़मीनी स्तर तक लोग जो हैं वो बता सके कहाँ क्या है। और बराबर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम लोग की टीम गई नहीं है। अब पता है, अब हो सकता है जहाँ का आपने दिखाया हो वहाँ ना पहुँची हो, वरना हमारी 60,559 निगरानी समिति गठित हुई है। 3 मई को बैठक की थी मुख्यमंत्री जी ने इसमें, और गाँव के लिए ही की थी मेन, कि गाँव तक हमारी कमेटी पहुँचे और गाँव में सबके जाँचें हों। और क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? उत्तर प्रदेश में गांव भी उतने ही जितनी आपने निगरानी समिति बनाई है, पर आपको पता है कि इसी लखनऊ में 2 ऐसी जगह हैं जहां पर
एक एक गांव में 50-50, 60-60, 70-70 लोगों की मौत हुई है और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि कोई पूछने भी नहीं आया। और आप कह रही हैं कि आपने 59,000 कमेटियाँ बनाई हुई हैं। अगर इतनी कमेटियाँ बनाई होती तो निश्चित तौर पर पूरे देश में कोरोना का सफाया हो जाता। या तो वो ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, या आपकी सरकार झूठ बोल रही है, या तो आपको असत्य जानकारी दी गई है। नहीं, असत्य जानकारी नहीं दी गई। अभी देखिए हम ये जहाँ पे आप बताना चाह रहे हैं जो मतलब गांव में, उसमें भी जिला अधिकारी और वहाँ के लोगों ने उसकी तुरंत जांच कराई है। और वहाँ पे सब कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सूचना मिलती है वहाँ के चिकित्सक अधिकारी भी जाते हैं, पूरी टीम भी जाती है। और हमने यहाँ के मेंबर, चौकीदार, लेखपाल, आशा बहन, सब लोगों को उसका मेंबर बनाया ताकि ज़मीनी स्तर तक लोग जुड़ जाएँ, ताकि बताएं कहाँ पे क्या है। हमने जो मेंबर ही बनाया वो तो ये नागरिक झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि हो सकता है जहां पे आप दिखाए वहां पे ना पहुंची हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत दिखा रहे हैं, हो सकता है, मैंने कहा पॉसिबल हो सकता है। बाकी गांव, आजकल गांव में ऐसा नहीं है कि सोशल अगर ये मीडिया आपकी नहीं है। सरकार की नाकामी नहीं है तो फिर नाकामी किसे कहा जाए? देखिए, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण को लेकर बुरी तरह से वर्टिकली फेल्ड है। नहीं ब्रिजेश भाई, मैंने आपसे पहले भी बात नहीं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो सेकंड वेव आई है बहुत तेजी से आई है, उसका अंदाजा नहीं लग पाया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफी प्रयास करके इसको काफी नियंत्रण में किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए यहाँ पे शहरों में काफी नियंत्रण हो चुका है। अब गांव की ओर भी सारे, और आज मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में भी स्वयं गए हैं, स्वयं देखा। और सबसे बात है, वो खुद ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए सबको, कह रहे उसी गोरखपुर का मैंने आपको एक वीडियो बताया। मैंने कहा आज मुख्यमंत्री स्वयं गोरखपुर, वहाँ लोग हवन कर रहे हैं कि किसी तरह विपत्ति खत्म हो, क्योंकि आप दवा नहीं दे रही हैं। इसीलिए मैंने गोरखपुर का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री जी आज स्वयं वहाँ जायजा लेने गए हैं, वहाँ देखने गए। अब आपकी बहन जूही सिंह का नंबर है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। जूही सिंह जी, गाँव के क्या हालात हैं? ब्रिजेश जी, गांव के हालात जैसे आपने बताए उससे भी बदतर हैं। और लोग बुखार में, खांसी में, बदन दर्द में घर पे बैठे रह रहे हैं। जो अब हॉस्पिटल जाते भी हैं तो वहाँ पर टाइफाइड का डायग्नोसिस कर दिया जाता है, दवाएं उपलब्ध नहीं है, टेस्टिंग सेंटर्स तक हम आज बना नहीं पाए हैं। गांव के लोग टेस्ट भी कराएंगे तो कहाँ कराएंगे? कई गांव में जहाँ लोगों ने टेस्ट, एक रैंडम टेस्टिंग हुई है, 50-50, 60-60% गाँव के लोग संक्रमित हैं। पहले तो हम उनको दवा नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमारी CHC और आज स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया था कि वो आगे चल के एक योजना बना रहे हैं कि CHC पर वो मेंटल हेल्थ डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स उपलब्ध कराएंगे। कितनी संख्या है डॉक्टर्स की ये उन्होंने नहीं बताया। वैक्सीन हम कैसे गांव तक पहुंचा पाएंगे? अभी तो हम बचा भी नहीं पा रहे हैं लोगों को, इसका कोई रोड मैप नहीं है। बताया उन्होंने कि 3.5 लाख वैक्सीन। क्या आप भी इस बात से सहमत है कि गांव के लोगों को हमने लावारिस मरने के लिए उनको उनकी किस्मत के हवाले कर दिया है? सरकार की प्राथमिकता में गांव नहीं है। ब्रिजेश जी, आपका जो सेंटेंस था कि वास्तव में भारत जो है वो अब गांव के लोग और शहर के लोग जो अपनी बात कह सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, उनमें बुरी तरह डिवाइड हो चुका है। और गांव के लोगों को हम सबने वास्तव में अपने हाल पे छोड़ दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक मंजर है कि जिन लोगों को हमारी सबसे अधिक ज़रूरत है उसको हम व्यक्तिगत रूप से तो मदद कर पा रहे हैं, लेकिन सरकारी ढांचा वहाँ नॉन। मैडम, यहाँ तो जब शहरों में ऑक्सीजन की कमी हुई, तमाम मसीहा प्रकट हो गए, तमाम लोग सहायता करने आ गए, लेकिन ये गांव का व्यक्ति जो ट्विटर चलाना नहीं जानता, जो फेसबुक नहीं जानता, जो इंटरनेट नहीं है जिसके पास, वो क्या मरे? उसके पास उसकी आवाज कौन उठाएगा? इसी काम के लिए तो विपक्ष है। ब्रिजेश जी, इसका भयावह मंजर ये है कि 2.42 करोड़ लोगों ने, जिन्होंने रजिस्टर भी किया है 1 से 7 मई तक, वो इंटरनेट जानने वाले हैं। तो अभी दवा नहीं पहुंच रही, वैक्सीन भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो एबल हैं, जो इंटरनेट, फेसबुक चला सकते हैं। आपके पैनल पे बहुत 10 दिन पहले रिक्वेस्ट किया था कि एक लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन प्लांट है, आज वहां पर शायद टैंकर जा रहा है कि वो ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाए। तो क्यों ऐसा मौका मिलता है, देती है सरकार की आप दबाव डालें, विपक्ष आवाज उठाए? सत्ता है, संसाधन है, DRDO का इंस्पेक्शन क्यों मुख्यमंत्री कर रहे हैं? DRDO में उनकी क्या भागीदारी है उस अस्पताल में कि वहां जाना जरूरी है? और CHC, PHC, मैडम, मैं सहमत नहीं हूं इन अस्पतालों से। लखनऊ में जब लाशों की मीनार खड़ी हो गई तब अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ऐसे अस्पताल का हम क्या करें?
डॉक्टर रमा श्रीवास्तव मुझे सही है। ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मैं एक सलाह चाहता हूं कि हम अपने गांव ग्रामीण को कैसे बचाएं, वहां के लोगों को कैसे बचाया जाए, जहां संसाधन नहीं है, जहां सरकारों का ध्यान नहीं है, जहां सोशल मीडिया नहीं है, जहां ट्विटर नहीं है, वो कैसे बचें? देखिए, कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। सुदूर गांव में जो भी ग्राम पंचायत के लोग हैं, प्रधान हैं और युवा शक्ति है, तो ऐसे लोगों के ग्रुप को जाकर एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि गांव के लोग अपनी बीमारी ना छुपाएं, और जो भी हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं कोरोना से बचने के लिए, उसका पालन ज़रूर करें। एडुकेशन तो प्राथमिकता है और अलर्टनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इसको जगाना पड़ेगा। ये आप सही कह रहे हैं कि ट्विटर और फेसबुक उन लोगों के पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल। हम ये भी कहेंगे कि डॉक्टर्स की और वर्कर्स की भी कमी हो रही है, क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या है, जितने हमारे गांव हैं, उसके अनुपात में हमारे पास मेडिकल रिसोर्सेज की कमी है। तो हमें एनजीओज का या कई संगठन होते हैं, इन लोगों को इनसे संपर्क करके और गांव-गांव जाके 4-5 लोग मुनादी करें, जैसे होता था पहले के लाउड स्पीकर पे बताया जाता था या लोग माइक लगा के बताते थे। हमें उसी तरह से इन लोगों को कम्युनिकेट करना होगा कि कोरोना एक गंभीर बीमारी है, इसके बचाव के लिए क्या करना है, और जो लोगों को बुखार, खांसी, इस तरह के सिम्टम्स हैं, वो जो भी नियरेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल हो वहां पे जरूर रिपोर्ट करें। और ये जिम्मेदारी गांव के प्रधान जैसे लोगों की होनी चाहिए कि वो गांव की इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को या जिलाधिकारी को जरूर पहुंचाएं, और इसका संज्ञान जिलाधिकारी को जरूर शुक्रिया लेना रमा जी, चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर डी.के. गुप्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं और कोरोना पर हुई अधिकांश डिबेट में मेरे साथ प्रमुख वक्ता के रूप में मौजूद रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत आपका। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो अब हमारे सामने ज़्यादा खतरनाक, घातक और जानलेवा रूप में मौजूद है, वो है गांव तक कोरोना का पहुंचना। आपने भी कई बार सुझाव दिया कि इसको गांव मत पहुंचने दो, लेकिन अब वो गांव पहुंच चुका है और तूफान का सामना हमें करना है। तो तूफान का सामना करने के कई तरीके होते हैं, या तो हम उसको छिप जाएं, या तो उसमें ख़त्म हो जाएं, और या फिर बहादुरी से उस तूफान का मुकाबला करें। बिल्कुल ठीक करें। हम लोगों ने कई बार पहले भी शायद कई महीनों से डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये हमारी 70% जो आबादी है चाहे किसी प्रदेश की, वो गांव में रहती है, और गांव में जो हमारे संसाधन हैं बहुत लिमिटेड हैं, चाहे वो बेड पेशेंट रेशियो, चाहे डॉक्टर पेशेंट रेशियो, चाहे नर्स पेशेंट रेशियो। इवन अगर हम बात करें डाटा की तो मैं बताऊंगा आपको 80% जो हमारे बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो कन्फाइंड हैं टायर 1 सिटीज़ को, और सिर्फ 20 से 30% जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है वो गांव में रहता है, जहां पे 70% आबादी रहती है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा डिस्प्रोपोर्शन है इस संसाधनों में और पेशेंट्स के बीच में। अगर कोरोना यहाँ पहुँच गया तो हम सबके लिए सही में भयावह स्थिति है। हमें दिख रहा है हम लोगों को हर गांव में कुछ डेथ्स हो रही हैं, पेशेंट नहीं मिल रहे, पेशेंट वहाँ से भाग रहे हैं, हेडक्वार्टर्स तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे देखने में आ रही है, अभी तक लोग अनभिज्ञ हैं वहाँ पे, उनके अंदर एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि ये कोरोना है। वो कहीं ना कहीं ऐसी भ्रम की स्थिति उनके यहाँ फैली हुई है कि कोई ऐसा वायरल चल रहा है, सीजनल वायरल फीवर चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, तो उसकी वजह से वो लोग और एजुकेटेड नहीं है और अवेयर नहीं है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से और दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को, सुझाव देना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता कि हम अपने गांव के लोगों को कैसे बचाएं, क्योंकि न तो उन्हें जानकारी है, न उनका टेस्ट हो रहा है और न उनका इलाज हो रहा है, और इन गरीब लोगों को पता भी नहीं कि इन्हें कोरोना हुआ है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो 3 तरीके ही हैं इसमें अगर हम चाहें तो। एक तो है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बहुत तेज करना चाहिए हमें इस समय, अगर हमें इस लहर को भी रोकना और अगली लहर रोकनी है, दोनों की बात करें तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया में जो कोविन ऐप के थ्रू हो रहा है, तो वहाँ पे नए सेंटर्स खोलने चाहिए और रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना करके वहाँ पे वॉक इन कराना चाहिए जितने मेरे गाँव के लोग हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वॉक इन आके अपना रजिस्ट्रेशन सेंटर पर करा के तो उसका नंबर बढ़ाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें तो उसकी कहीं ना कहीं कमी है, लोगों को नहीं पता है। हम भी पहली बार कई बार जा चुके हैं गांव में, लोग मास्क नहीं लगाते हैं। अभी मास्क जो लगा रहा था उससे लोग द्वेष भावना रखते हैं, उससे लोग दूर भागने लगते हैं या उसकी खिंचाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को और हमको और आपको सबको चाहिए
चाहे मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे धर्मगुरु हो, सब लोगों को चाहिए कि वहाँ पे एक जन जागरण जो है, जन आंदोलन क्रिएट करें गाँव में कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि इस समय हम प्रिवेंटिव पे ही काम कर सकते हैं। अगर सारे पेशेंट बीमार पड़ गए तो उनके लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, और अगर धीरे धीरे बीमार पड़ेंगे तो शायद हो सकता है हम लोग उनको शहर पे हेडक्वार्टर्स में ट्रीट कर सकें। तो इस समय हमें कहीं ना कहीं इस कर्व को फ्लैटन करना है, गांव में करना है, इस कर्व में डेंट मारना है, कर्व को बेंड करना है। वो ही जब ही हो सकता है जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करवाएं। और तीसरी रही, पार्शियल लॉकडाउन लगा देना चाहिए सारे गाँव में, सारे जितने भी शहरों में जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है, जितनी भी नॉन एसेंशियल गतिविधियाँ हैं सबको रोक देना चाहिए। क्योंकि हम सबको पता है, हम शहरों में देख चुके हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जैसे बड़े शहर जो संपन्न शहर हैं, जिनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वर्ल्ड क्लास है, वो चरमरा गए। वहां पे पेशेंट की कमी, तो गांव में क्या हालत बहुत ज्यादा हो गए, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इसीलिए जी अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सूर्यकांत को। 24 करोड़ गांव और शहर के लोगों के मेडिकल एडवाइजर हैं, फ्री में कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लाखों लोग और उत्तर प्रदेश के बाहर के तमाम लोग इनकी चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित हुए, बहुत कम पैसे में ट्रीटमेंट किए, और मेरे बड़े व्यक्तिगत अनुरोध पर हर अल्टरनेट डेज पर आने के लिए सहमत हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और लोग बड़ी शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गाँव से मेरे पास आपके लिए सवालों की बौछार है। पहला सवाल गांव के लोगों का ये है कि उनकी सांस फूल रही है जी, उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है जी। जहां पैरासीटामॉल ना मिलता हो डॉक्टर साहब, बुरा मत मानना, वहां पल्स ऑक्सीमीटर जैसा सफिस्टिकेटेड मेडिकल इक्विपमेंट कहां से मिलेगा, ये सोचने की बात है। तो गांव के लोगों को कैसे पता चले कि उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए या टेस्ट कराना चाहिए या तत्काल दवाएं लेना चाहिए? पहले तो मुझे आप ये बताइए। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गांव में न जांच की सुविधा है, उपचार की सुविधा तो बहुत बाद में आती है। हम इन्फेक्टिविटी, पॉजिटिविटी रेट ये गांव में कहां से पता लगाएं जब हम जांच ही नहीं कर पाएंगे? तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ का पॉजिटिविटी रेट क्या है, इनका इन्फेक्टिविटी रेट क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि गांव में कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं, उन सबको समझ लेना चाहिए। आज हम गांव वालों को वो बता देते हैं जी। पहली बात तो आप जान लीजिए, अगर आपको बुखार है, सांस फूल रही है, तो ये किसी बीमारी के कारण, किसी और बीमारी के कारण, नोट करें लोग, हाँ, किसी और बीमारी के कारण नहीं फूल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना के कारण फूल रही है। ओके, आप भूल जाइए कि आपका टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आया है कि कौन सा टेस्ट डेंगू आया पॉजिटिव आया, वो सब भूल जाइए आप। आपके अंदर अगर बुखार 104 से ऊपर चला गया, मतलब बहुत तपने लगा आपका शरीर, और आपकी अगर चलने में सांस फूल रही, मतलब आप 6 मिनट में अगर 500 कदम नहीं चल पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपको कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना है। आप मत घबराइए, सिर्फ 500, सिर्फ 6 मिनट चल के देख लीजिए, घड़ी से निकाल के, घड़ी तो होगी, 6 मिनट में अगर आप 500 कदम नहीं चल पा रहे हैं, बीच में आपको रुकना पड़ जा रहा है, हाथ जा रहे हैं और सांस फूल रही है, तो आप जान लीजिए कोरोना है। आपका शरीर तप रहा है तो आपको कोरोना है। आपको डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, आपको कोरोना है। खांसी, जुकाम, जकड़न सीने में, आपको सिर्फ और सिर्फ आज ये लग रहा है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बस इतना ही लग रहा है, तो भी समझ लीजिए आप कोरोना है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, ईद आ रही है, अरे भाई ईदी के तौर पर ही एक पल्स ऑक्सीमीटर दे दीजिए। नए प्रधान चुने हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि चुनाव की ट्रीट के तौर पर, चुनाव का एक तरह से उनको हम कहते हैं कि एक खुशी का इजहार करते हुए एक गिफ्ट दे दीजिए। अपने गांव में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें। और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा बहुएं हैं, उनको आप एक एक पल्स ऑक्सीमीटर मैं आग्रह करता हूं अपने गांव के प्रधानों से, गांव के रिसोर्सफुल लोगों से, कि जो खरीद सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर खरीदें जी, और खरीद कर उसको अपने गांव में रखें। किसी की भी सांस फूल रही है, फौरन उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करें। और मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से निवेदन करता हूं कि ईदी में कुछ मत बांटिए, इस बार सेवैयां मत खिलाइए, किसी ईदी को मत दीजिए, कपड़े मत दीजिए, वस्त्र मत दीजिए, दान मत दीजिए, आप दान में पल्स ऑक्सीमीटर दीजिए। इससे बड़ी ईदी और कुछ हो ही नहीं सकती। आई अप्रिशिएट यू डॉक्टर सूर्यकांत। कोई ईदी इससे अच्छी नहीं होगी कि आप उनको पल्स ऑक्सीमीटर दे दीजिए। ठीक है। और दूसरा, मैंने देखिए आज आपको हिंदी में केवल 4 दवाएं, जिनकी 5 दिन की कीमत मुश्किल से 50 रुपए होगी, मुश्किल से 50 रुपए। 50 रुपए में कोरोना का ट्रीटमेंट, 50 रुपए में कोरोना का ट्रीटमेंट, पूरे 5 दिन का। इंतजार मत करिए, केवल पल्स ऑक्सीमीटर पर में अगर आपको 94 से
नीचे आ रही है और पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है, आप 6 मिनट में 500 कदम नहीं चल पा रहे हैं, तो ही मान लीजिए कि ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन है और वो पूरी 4 दवाओं का 5 दिन का कोर्स कर डालिए। आप सोचिए कि जैसे 9 दुर्गा, अभी आपने पिछले महीने 9 दुर्गा मनाई है, 9 दुर्गा जैसे 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कोरोना में 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने 9 दिन में ये जंग जीत ली तो आप समझ लिए जीत जाएंगे, और 9 दिन से आगे बढ़ी तो या तो आप अस्पताल जाएंगे या तो अस्पताल के बिना आप तड़प तड़प कर मर जाएंगे, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। मैं बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं जरूरी है डॉक्टर साहब हार्श शब्दों का इस्तेमाल, लेकिन यही है हश्र कि अगर आपको अस्पताल मिल गया तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपको इलाज मिल गया तो आप सौभाग्यशाली हैं, नहीं तो बहुत बुरा अंत होने वाला है। आप दवाओं के बारे में कुछ बता रहे थे, इसलिए मैंने आपको हिंदी में, पिछली बार मैंने स्पेलिंग बताई थी, स्पेलिंग बताने की भी जरूरत नहीं, मैंने हिंदी लिपि में, हिंदी की लिपि में आपको बाकायदा व्हाट्सएप कर दिया है। उसको आप अपने जिस डिसेमिनेशन तरीके से सोशल मीडिया से और उन सब से चला दीजिए। सभी दर्शकों से मैं आग्रह करता हूं कि भारत समाचार में तुरंत एक ट्वीट किया जाएगा, वो मैंने व्हाट्सएप कर दिया, उस व्हाट्सएप को देख लीजिए। हाँ, 2-3 चीजें और जरूर कहूंगा। अगर पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाता है और इलाज के बाद भी अगर 90 से नीचे ऑक्सीजन जाती है, या पल्स भी उसमें पल्स ऑक्सीमीटर में जाती है, नब्ज जो है पल्स का रेट जो है 120 से ऊपर जाता है, या आपके होठ नीले पड़ते हैं, या आपकी जबान नीली पड़ती है, या आप बेसुध होने लगते हैं, माने चेतना आपकी खोने लगती है, और या आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 90 से नीचे डाउन होने लगता है, तो भाई हर हालत में कोई आपको ना मिले गाड़ी तो पीछे 3 सवारी बैठ जाना, पीछे से आपको पकड़ के स्कूटर मोटरसाइकिल पे एक आदमी बैठ जाएगा और पास के जो अस्पताल मिले उसमें जाके ऑक्सीजन पे लेट जाना, बस इतना कर लीजिए आप। तो उन दवाओं के बारे में क्या आप जिक्र करना चाहेंगे? अभी हम थोड़ी देर में स्क्रीन पे दिखाएंगे उसे। जी, उनको स्क्रीन पे आप दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं कि पैरासिटामोल, जब बुखार आए, जब आपको शरीर गर्म लगे तो पैरासिटामोल ले लें, उससे भी ना उतरे। कई बार हमने देखा है पैरासिटामोल से भी बुखार उतर नहीं रहा है, तो जब आपका पैरासिटामोल से भी बुखार ना उतरे तो शरीर पे ठंडा पानी, फ्रिज में गाँव होगा नहीं तो आप जो है वो नलकूप का पानी या सुराही या घड़े का पानी ले लेना और उससे जो है पूरे शरीर को पोंछ देना। सिर्फ माथे पर पट्टी रखने से बुखार नहीं जाएगा, पूरे शरीर की स्पंजिंग, पूरे शरीर को आप एक तरह से पोंछ दीजिए, बुखार उतर जाएगा आपका 15 मिनट में। और दूसरा काम ये करना कि दूसरी 3 दवाएं और हैं जिनका 5 दिन का कोर्स कर लेना। वो दवाएं हैं आइवरमेक्टिन, मैंने लिखा हुआ है, 12 मिलीग्राम की एक गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद खाई जाएगी 5 दिन। और एक डॉक्सीसाइक्लिन है 100 मिलीग्राम का, एक सुबह शाम, वो भी खाई जाएगी 5 दिन। और प्रोटोकॉल तोड़ के मैंने दवा ऐड की है, इसलिए दी है, मेरे ऊपर पूरा वैज्ञानिक तथ्य है उसके पीछे कि जब 94 से नीचे ऑक्सीजन आ जाती है, इसका मतलब वायरल की रेप्लिकेशन फेज पूरी हो चुकी है और वायरस ने निमोनिया या ARDS पैदा कर दिया है फेफड़े के अंदर, जिसके कारण ऑक्सीजन आपकी कम हो रही है। तो यही समय है जब आप स्टेरॉइड ऐड कर दीजिए। तो प्रेडनिसोलोन नाम का स्टेरॉइड 20 मिलीग्राम की गोली, एक गोली रोज 5 दिन, यही आपको बचाएगा। मैं आपको बताऊं, अस्पताल, अंतरराष्ट्रीय एविडेंस, नेशनल एविडेंस, ICMR गाइडलाइन सब यही कहते हैं कि जान सिर्फ 2 चीजों से बचती है, एक ऑक्सीजन से और दूसरा स्टेरॉइड से। भगवान के लिए ये रेमडेसिविर और फलाने वीर, शूरवीर, ये सब भूल जाइए। शहरी लोगों को भी मैं आगाह कर रहा हूं, लोग जो हैं वो अभी भी पागल बने हुए हैं रेमडेसिविर के, मत पागल बनिए, रेमडेसिविर से कुछ नहीं होता है, जाने बच नहीं रही हैं, अब तो जाने जा रही हैं। आप रोज अखबार में पढ़ते हैं, एक मैंने आपको अखबार का फोटो भेजा था सुबह, नहीं मैंने देखा तमाम लोगों को कि एक तो नकली आ रहा है रेमडेसिविर बहुत ज्यादा, दूसरा इस तरह की दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैंने देखा कि जिन्होंने अत्याधिक डोज ली रेमडेसिविर की, वो या तो शुगर की प्रॉब्लम हो गई या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी आ गए। उनका हार्ट रेट जो है पहुंच के 40-42 पहुंच जाता है, आदमी परेशान हो जाता है कि अब कैसे हार्ट रेट को बचाएं। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तीसरे दिन रेमडेसिविर लगते ही लगते हार्ट रेट 40 पे पहुंच जा रहा है जी, ये भी एक साइड इफेक्ट है। तो हम दूसरी और दवाएं जैसे टास्लीजुमाब है और दूसरी और भी इंजेक्शंस डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जितनी सीढ़ियां ऊपर आप चढ़ते जाएंगे, नाम बड़े और दर्शन थोड़े, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा कहूंगा तो फिर बहुत आवाजें उठेंगी। आपको मैं बता दूं, अब तो ICMR की गाइडलाइन में भी प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब तीनों को साइड में कर दिया गया है, तीनों को लिख दिया गया है ऑफ लेवल ट्रीटमेंट। वो लिस्ट में रखने को पता नहीं क्यों मजबूर हैं, मेरा बस चलता तो मैं उस लिस्ट से ही मुझे एक बात का बेहद अफसोस है कि इस देश में इतने ख्याति प्राप्त चिकित्सक, वैज्ञानिक हैं, लेकिन कोरोना के ट्रीटमेंट की कोई एक यूनिवर्सल पद्धति या प्रिस्क्रिप्शन अब तक आपके सिवा कोई खोज नहीं पाया। अफसोस की बात है। देखिए, अफसोस इसमें कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नकल करते हैं।
हमें आदत पड़ गई है सफेद रंग की चमड़ी की नकल करने की, हमें आदत पड़ गई है सफेद रंग की चमड़ी की गुलामी करने की। और यही कारण है कि हम 14 महीने के अपने अनुभव को तो प्रकट करें। हम 14 महीने के अपने अनुभव से आधार पर ये कह रहे हैं जो हम डॉक्टर सूर्यकांत और आप ये जो कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर जी, और अनुभव कभी बेकार नहीं होता। हमेशा लर्निंग इज बाय 2 वेज, एविडेंस बेस्ड एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। और इस देश में अनुभव बहुत है, बहुत गहरा अनुभव है। और जब मैं ये बात कहता हूं, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पता नहीं कहां से मुझे ईमेल और आपको फोन ईमेल सब आते हैं कि डॉक्टर सूर्यकांत जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसी से जान बचेगी और किसी से जान नहीं आपके मुताबिक यही 4 दवाएं हैं जो वाकई में लोगों की जान बचाएंगी, और ये 50 रुपया की हैं। बिल्कुल 50 रुपए में 5 दिन में आ जाएंगी, बिल्कुल 50 रुपए में आ जाएंगी। और मैंने कहा कि 9 दिन के पहले ही इन दवाओं का इस्तेमाल कर लीजिए। 9 दिन के बाद रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपको ऑक्सीजन जाएगी, फिर हाई फ्लो जाएगा, फिर रेमडेसिविर जाएगा, फिर टोसिलिमेब जाएगा, रोज डी डायमर और इंटरल्यूकिन 6 की जांचें होंगी, और उसके बाद फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यानी बाईपैप आएगा, फिर वेंटिलेटर आएगा, और फिर वही आएगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं चाहते हैं, घर में कोई नहीं चाहता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमारे गांव के भाई बहनों को बताई हैं। उम्मीद करता हूं कि लोग इसका पालन ज़रूर करेंगे। कोरोना को कुचलकर, कोरोना को हराकर हम सबके चहेते और हमारे सबके प्रिय वीरेंद्र सिंह जी आज पर्दे पर नामुदार हुए हैं, पर्दे पर प्रकट हुए हैं। बहुत स्वागत आपका वीरेंद्र जी। तमाम लोग आपको बहुत याद करते हैं, आपके बिना डिबेट अधूरी थी। तमाम लोग मुझे मैसेज करते थे कि वीरेंद्र जी कहाँ हैं, आप स्वस्थ हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही बेहतर और सुखद खबर है। आपका पुनः बहुत स्वागत, एक बार फिर से आप काम पर लौटे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे हैं और आप किन अनुभवों से गुजरे। देखिए ब्रजेश जी, कोरोना वाकई में घातक बीमारी है, और जब ये चरम पर आया लगभग 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, उसी दौरान हम लोग संक्रमित हुए और बहुत ज़बरदस्त अनुभवों से गुजरे। लेकिन कोरोना काल में और लॉकडाउन में आदमी का जीवन ट्रेन के उस डिब्बे की तरह हो गया है कि भाई उठो और बाथरूम जाओ, फिर आए के अपनी बर्थ पे बैठ जाओ सीट पे, और खाओ पियो, और फिर उसी सीट पे लेट के थोड़ी झपकी मार लो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसी तरह से आपको दिन काटना है, रात काटनी है, और गुनगुना पानी पीते रहो और दवाई सी, विटामिन सी लेते रहो। जो आदमी दिन भर में हजारों लोगों से मिलता हो, उसका टाइम कैसे कटेगा, ये सब बड़ी सारी समस्याएं और चिंता की बात रहती हैं। लेकिन अब जब संकट आया है तो झेलना पड़ेगा जी। लेकिन जो वो दौर ऐसा था जब अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों के पास ना तो इलाज की कोई व्यवस्था थी। ईश्वर का शुक्र रहा कि जिनका ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरा और जिनको अस्पताल नहीं जाना पड़ा वो बच गए। इस मामले में हम डॉक्टर सूर्यकांत के भी बहुत आभारी रहेंगे कि उनको रात में, दिन में जब भी फ़ोन लगाइए उन्होंने हमेशा सुविधा उपलब्ध कराई, और वो फ़ोन पर ट्रीटमेंट देते रहे और हौसला बढ़ाते रहे। तमाम सारी जांचें उन्होंने कराई। वाह। तो उनका भी हम बहुत शुक्रिया और उनका आभार जताएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने इतना गर्म पानी और गुनगुना पानी पिलवा दिया ब्रजेश जी कि अतणिया भी पूछने लगी कि मालिक का गले में गीजर लगवा लिया हो कहा। एकदम 15 दिन में 20 दिन में इतना गर्म पानी पिलवा दिया और इतना भाप दिलवा दिया इन्होंने कि पूरा सूख गया पूरा बदन। अब आप बताओ कि आपके प्रदेश का, आपके शहर का, जी आपके प्रदेश, आपके शहर का क्या हाल है, कैसे स्थितियां हैं। फोन कट गया। बीरेन जी आप मुझे, ओके, हम वापस बीरेन जी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीरेंद्र जी जिन अनुभवों से गुजरे वो बड़े भयावह थे। इनको बहुत ही गंभीर प्रकृति का कोरोना वायरस हुआ था और स्थितियां काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। ये हम आपको टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर सूर्यकांत का पर्चा दिखा रहे हैं। आप इसकी तत्काल फ़ोटो खींच लें या इसको रिकॉर्ड कर लें और या इसको पेन डायरी लेके, कागज़ लेके नोट कर लो। ये हिंदी में डॉक्टर सूर्यकांत के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ आधिकारिक पर्चा है। ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन है हमारे गांव के भाई बहनों के लिए। डॉक्टर सूर्यकांत ने तय किया है ये डोज, ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये आधिकारिक है, ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन है और इसका आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप लोग इसकी फ़ोटो ले सकते हैं अपने मोबाइल कैमरों से
या फिर इसे नोट कर सकते हैं या इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपको कैसे ट्रीटमेंट लेना है और किस प्रकार से इस दवा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि गांव का बचाना ज़रूरी है। वहाँ ना तो टेस्ट हो रहे हैं, ना लोगों को इलाज मिल रहा है, ना वहाँ पर लोगों की व्यवस्थाएं मौजूद हैं और ना सरकारों की कोई दिलचस्पी हमें गांव की तरफ दिख रही है। लिहाजा हमें गांव बचाना ज़रूरी है। वीरेंद्र जी, अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में शहर और गांव के क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए, पंचायत चुनाव के बाद गांव में कोरोना पैर पसार चुका है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में हुए, तमाम प्रत्याशी मर गए, तमाम जीते हुए मर गए, तमाम जो सर्टिफिकेट ले रहे थे वो मर गए जी। राजनीति में इतना ज़्यादा, चूंकि पंचायत का इलेक्शन गांव-गांव घर-घर को प्रभावित करता है। हमारे देश में इलेक्शन वैसे हर जगह प्रभावित करता है कि किसी के हिस्से में बंगाल आया, किसी के हिस्से में आसाम आया, और उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज़्यादा भोली भाली थी, उसके हिस्से में शमशान आया। तो चुनाव का ये नतीजा है जी। अब हम लोग इसको झेल रहे हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि भाई थाली जलाओ, थाली बजाओ, दीप जलाओ, लोटा बजाओ। कहाँ चले गए ये सब? अब की बार कुछ बजवाया नहीं जा रहा है। गांव भी बहुत खूब बजाए थे लोग, अब तो सिर्फ लोग, अब तो लाशें जल रही हैं और लोग छाती पीट रहे हैं। यही एक सच्चाई है। बाकी तो सरकार अपना काम कर ही रही है। सरकार कह रही कोरोना कम हो रहा है आंकड़ों में। देखिए, तेज आंधी है, बहुत मौसम भी है पतझड़ का, और कितने पत्ते साख पर बच जाएंगे ये किसी को पता नहीं है। आपने अपने तमाम साथियों को खोया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा सुभाष मिश्रा जी, हम लोगों के अजीज दोस्त, वो हमारे बीच से चले गए। कई और सारे पत्रकार, सच्चे गुप्ता और तमाम सारे 24 से ज़्यादा, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं। रोज आती हैं जानकारियाँ। सरकार का जो अस्पताल है L1 L2, वहाँ पर क्या है? L3 के जो मरीज हैं उनको वेंटिलेटर मिल नहीं पा रहा है, गांव में ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है। जिनका धंधा बंद है ब्रजेश जी, वो गरीबों की सेवा में लगे अपना व्यापार बंद करके, और जिनका चालू है वो लूट रहे हैं लोगों को। मेडिकल पैसे में आज जो लूट मची हुई है, इस पर सरकार कोई कंट्रोल नहीं कर पाई, और जिस तरह से बेड के लिए हाहाकार मचा, थोड़ी राहत आई है, लेकिन जो गांव की स्थितियां आ रही हैं, ना वहाँ का आदमी इतना जागरूक है, ना वहाँ पर PSC CSC पे व्यवस्था है। और मैं आज थोड़ा देर से आया, वरना मैं किसी PSC और CSC और गांव के डॉक्टर को भी इस डिबेट में बुलाता और बताता कितने मरीज देख रहे हो और क्या सुविधा दे रहे हो जी, क्योंकि असली स्थिति उनको भी पता है। लेकिन सरकारें शायद देर से चेती। जब विदेश के विभिन्न राज्यों ने रेमडेसिविर से लेके तमाम सारे एंटीबायोटिक और सारी दवाइयां पहले ही टेंडर करके खरीद लिया था, तो उत्तर प्रदेश में टेंडर नहीं हुआ। यूपी जो मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन है उसने टेंडर नहीं किया। तमाम सारी चूक गलतियां इनके अधिकारी करते गए, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से लेके मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के अधिकारी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, होगी भी नहीं। लखनऊ के सीएमओ से लेके विभिन्न जिलों के सीएमओ ने, विधायक से लेके तमाम लोग मरते रहे गांव में, रिस्पांस नहीं दिया, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लोग पता नहीं कैसे हैं ब्रजेश जी की 8 दिन में कोरोना को मात देके फिर काम पे लौटाए अधिकारियों को। पता नहीं कितनी ताकत भगवान ने दी है उनको। हम लोग तो 20-20 दिन हो गया घर पे लेटे हैं, पैर पे खड़े नहीं हो पाते, हिम्मत ही नहीं होती। और DM साहब तो 8 दिन में काम पे लौटाए, है ना। कौन बटी खाते हैं भगवान जाने जी, कौन सी रसायन बटी मिली हुई है, वो विशेष दवाई खाते हैं वो लोग। बहरहाल आप डिबेट रोज कोरोना करा रहे हो, मैं घर पे लेट के भी देखता था। हमारे डॉक्टर मित्र भी हैं, दिल्ली से डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, और सूर्यकांत जी को तो उत्तर प्रदेश का बच्चा जान रहा है जी। उदय प्रताप सिंह ने एक कविता लिखी है कि क्यों सच बोल रहा है, लेकिन अब मीडिया में जब सब मुंह सिले हुए हैं तो कोई बोल रहा है तो लाखों लोग सुन भी तो रहे हैं जी। चलिए आज सुनाता हूं आपको। इस दौर में कोई न जुबा खोल रहा है
और तुझको ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहा है। और तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, हर पांव सिंहासन का मगर डोल रहा है। और इंसानियत के दिल में दरारों की वजह से और टुकड़ों में बंटता देश का भूगोल रहा है। और शोहरत के मदरसे का गणित हमसे पूछिए, और जितनी है पोल उतना ही बज रहा ढोल रहा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम और आप पहले भी उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए खड़े थे, अभी भी खड़े हैं, और विश्वास दिलाता हूं अपनी देश की और प्रदेश की जनता को आगे भी खड़े रहेंगे। हुकूमतें आती जाती रहेंगी, लेकिन सच का साथ हम और आप नहीं छोड़ेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को। अनीता अग्रवाल जी, फील्ड के हालात आप देख रहे हैं कितने ख़राब हैं। वीरेंद्र जी की बातें आपने सुनी, स्थितियाँ कितनी विकट हैं। आपके पास कोई ठोस नीति का अभाव है कोरोना से निपटने के लिए? देखिए ब्रजेश जी, ये सारी बातें हमने अच्छे से सुनी है सर, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना जो मुझे बहुत ज़्यादा इसका खेद भी है। आज ही पेपर में आपने हमने सबने पढ़ा होगा कि लोग शमशान के कफन तक बेच रहे हैं। अब ये आप बताइए कि हमारी मानवता और हमारी संवेदनशीलता हम लोगों की कहाँ? हम लोग सरकार को हर चीज़ में दोष देते हैं। एक सेकंड पूरी बात सुने, हम लोग सरकार को हर चीज़ में दोष देते हैं, ये हम लोग या कोई भी सरकार हो, लेकिन कई मानवता, कई हम लोगों की भी तो सब खत्म हो चुकी है। जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे मतलब आज हम खुद इस चीज को आज सोच के हैरान हो गए कि इतना गिर गए हैं हम लोग। नाकामी कहते हैं मैडम। नहीं, नाकामी किसी को नाकामी कहते हैं। भाई, जब आप व्यवस्था को संभाल ना पाए और आरोप जनता पे लगाएं तो ये आपकी नाकामी है। ब्रजेश भाई, जनता पे अगर मैं खबर न दिखा पाऊं, मैं सच्ची डिबेट न करूं, मैं नाकाम। ब्रजेश भाई, जनता ये आपकी नाकामी है कि आप कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ना तो बनाई थी, न बनाई है, और ना आपके कोई इरादा दिख रहा है मुझे। बात को प्लीज इसको गंभीरता लेने वाला है कि कम से कम इंसानियत तो खत्म है। हम लोग कहाँ गिर गए हैं ये भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा। कहाँ तक गिर गए? शमशान के हम लोग कफन बेच रहे हैं, हम लोग ग्लव्स बेच रहे हैं, हम लोग ब्लैक में सब चीजें कर रहे हैं। पर क्या आप ये दिलासा दे पाएंगे उन लोगों को जिन्होंने अपने घर के लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरते देखा है? तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कफन लूट रहे हैं लोग, और आपकी सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दिया जिससे लोग मरे। नहीं, ये क्या नाकामी नहीं है आपकी? नहीं ब्रजेश भाई, देखिए ऑक्सीजन मैंने कहा स्टार्टिंग, लेकिन अब घनघोर नाकामी है आपकी। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब आपको इसके लिए जवाब दे और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ब्रजेश भाई, इस समय हमने सारी व्यवस्था ठीक कर ली है। हमने कहा शुरू में नहीं थी, लेकिन इस समय सारी व्यवस्था ठीक है। इस समय आप गलत नहीं कर, लेकिन आज गाँव में भी हमारी टीमें जा रही है, पूरी जाँच कर रही है। मैं मानती हूँ कि हो सकता है कुछ गांव में ना पहुंची हो, वो भी बहुत जल्द पहुंचेगी। अगर अनीता जी की बात माने, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारी संवेदनशीलता, व्यवस्था बहुत बेहतर कर दी है। हमारी मानवता भी कुछ कहती है, उसको भी थैंक यू मैडम, मैंने तसल्ली से बात सुनी। जूही सिंह का नंबर। ब्रजेश जी, हो सकता है ब्रजेश जी सत्ता की प्रवक्ता है, तो हो सकता है कि ये पहुंचवा रही हूँ अपने जानने वालों को, हमारे पास तो नहीं पहुंच रही है। सरकार निहायत नाकारा और निकम्मी है। ना ऑक्सीजन का प्रबंध हो पाया, ना एम्बुलेंस का प्रबंध हो पाया, ना बेड का प्रबंध हो पाया। तो क्या ये आम जनता की जिम्मेदारी है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है? तो सरकार की आवश्यकता ही क्या है जब सब कुछ आम जनता को करना है? जूही जी, आप एक जिम्मेदार हैं और एक सामाजिक पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से। सरकार आज भी आपको भी विपक्ष नहीं, मैडम आप जरा चुप रह जाइए, मैडम कुछ साथ देना चाहिए आपको, उसमें कम से कम अनीता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको बोलने दें। अनीता जी प्लीज, राजनीति की आशा नहीं है। ऐसी महामारी में सिर्फ जूही सिंह बोलेंगी। मैडम प्लीज, सरकार का क्या सहयोग? सिर्फ जूही सिंह बोलेंगी। हमें बता दीजिए ना क्या करना है, पैसे चाहिए क्या? वो भी तो आप ले रहे हैं टैक्स पेयर से। इस महामारी में आपका सहयोग नहीं, क्या सहयोग चाहिए? विजय जी इनसे पूछिए, क्या टेस्ट सेंटर हम करें, हॉस्पिटल हम खोलें, बेड हम लगवाएं? सरकार की कोई ये सहयोग करिए कि ऑक्सीजन तो भरपूर है, जो लोग मांगे उनकी संपत्ति जब्त कर लो, इनका सहयोग करें। आप इलाज न दे पाए और कहें कि सबको इलाज मिल रहा है, आप इनका सहयोग करें। ये सहयोग चाहती हैं आपसे ये। और अगर हम और ब्रिजेश जी अगर हम आवाज उठाएं तो ये मुकदमा लिखा दें। ऑलराइट, शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव को लाया गया, धन्यवाद। आप दोनों महोदयों से मेरा अनुरोध है, आप कृपया शांत हो जाएं। ओके अनीता जी। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, गाँव के लोगों के लिए आप कुछ सुझाव परामर्श सरकार को देना चाहती हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? जी हाँ, हमारे जो भी पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, इन पर जांच की और पैरामेडिकल स्टाफ की, और अगर संभव हो कि जिन डॉक्टर्स को बुला लिया गया था शहरों की तरफ,
उन्हें वहां वापस करके और गांव वालों की सुविधा के लिए जांच उपचार, जो दवाइयां डॉक्टर सूर्यकांत साहब ने कही उतनी तो उपलब्ध होनी ही चाहिए, और घर घर जाके गांव के लोगों का, जैसा मैंने आगे भी कहा कि प्रधान या और भी जो लोग होते हैं ऐसे, चुनाव जब हुए तो जो लोग आए हैं फील्ड में, इन लोगों की सहायता से, इनके सुपरविजन से 2-4 गांव के युवक युवतियों को लेकर और घर घर में जाकर ये देखें कि किसी को बुखार, खांसी या बाकी के सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो उनका नाम पता नोट करके उन्हें दवा जरूर पहुंचा दी जाए। और ये संभव है, असंभव नहीं है। और बड़े पैमाने पर इनके टेस्ट भी करने की आवश्यकता है मैडम? नहीं, टेस्ट तो आवश्यकता है, लेकिन अभी ये डिस्कस हो चुका है कि वर्तमान समय में जिन लोगों को ये लक्षण है उन्हें कोरोना से संक्रमित मानते हुए गांव में पता नहीं आइसोलेशन की व्यवस्था कैसे होगी। कुछ नहीं मैडम, वहाँ तो बड़े हालात ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, तो कम से कम मास्क लगा के रहें, दूर रहें, जितना प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में जितना संभव है उतना तो करें लोग, ये बहुत जरूरी है। हाँ, गांव के ही लोग आपस में बात करें और इसका व्यवस्थित करें, और सरकार को सहयोग तो देना ही देना है, और पीएचसी सीएचसी पे ये सब सामान पहुंचाए जाने चाहिए। धन्यवाद मैडम। और वर्कर्स जाके घर घर डॉक्टर डी.के. गुप्ता, मेरा एक सुझाव है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सुझाव पर गौर करेंगे। आप मतलब जितने भी बड़े, छोटे, मध्यम दर्जे के जो भी निजी हॉस्पिटल्स उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, आप लोग क्यों नहीं एक एक ब्लॉक, एक एक तहसील, वहाँ पर अपनी सैटेलाइट क्लिनिक्स आप लोग खोलें, या अपने लोग वहाँ पर भेजें, एक एक क्षेत्र चिन्हित कर लें और उस क्षेत्र में आप लोग व्यवस्था उपलब्ध कराएं। जिसको होम आइसोलेशन की आवश्यकता है उसको होम आइसोलेट करें, जिसको गंभीर मर्ज है उसको अपने अपने अस्पताल लाएं। क्या हम लोग सैटेलाइट क्लिनिक के कंसेप्ट पर कुछ काम कर सकते हैं? अगर हम आपके मुताबिक एरिया, जैसे आप नोएडा बैठते हैं तो आप बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा के आसपास के इलाके की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर इस प्रकार कुछ कर पाएँ तो क्या हम गाँव ग्रामीण की कुछ उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था दे सकते हैं? बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने सही कहा, और पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सेम मॉडल हमने शहरों के लिए बात की थी कि शहरों में भी जितने कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जितने बारात घर हैं, जितने हमारे बड़े बड़े हॉल्स हैं, उनको कन्वर्ट करके आइसोलेशन सेंटर में उनको किसी न किसी अस्पताल के साथ अडॉप्ट करवा देना चाहिए, उसको कनेक्ट कर देना चाहिए। अब चूंकि शहरों में कुछ हद तक चीज़ें कंट्रोल हैं, तो सेम प्रोसेस को हम गाँव में कर सकते हैं। जितने आसपास के गाँव हैं, हर अस्पताल चाहे 1 या 2 अपनी उसके हिसाब से, कम कैपेसिटी के हिसाब से उसको अडॉप्ट कर सकता है, और वहाँ की स्क्रीनिंग करना है, वहाँ पे वैक्सीनेशन में हेल्प करनी है, वहाँ पे दवाइयाँ वितरण में हेल्प करनी है, वहाँ पे कोई अगर रेफरल सिस्टम हो जाए, अगर वहाँ कोई छोटे से सेंटर, क्लिनिक या मेडिकल रूम बना दिया जाए, वहाँ पे प्राइमरी स्क्रीनिंग वहाँ पे हो जाए। अगर कोई पेशेंट सिक लगता है, सीरियस लगता है, तो उसको रेफर कर दिया जाए गवर्नमेंट फैसिलिटी में या प्राइवेट फैसिलिटी में, जहाँ भी। क्या हम लोग इस सैटेलाइट क्लिनिक कंसेप्ट पे काम कर सकते हैं? ये फीजिबल है? बिल्कुल फीजिबल है। इसको व्हील एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं, और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी करते हैं, खाली हम लोग नहीं। तो इसमें कोई बुराई नहीं करने में, और इससे हमारा जो संसाधन है उसका अच्छे से उपयोग हो सकता है, और शायद बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। एक मैं और आपके मैसेज देना चाहूंगा, गांव में इस समय पीएचसी पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए कि गांव में बीमारी फैल रही है। अब ऐसा ना हो जो शहर में जैसा हुआ था प्रॉब्लम हुई, वैसी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पे सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो वहां पे जो लोग हैं उनको जी दे सकें। डॉक्टर सूर्यकांत, कई लोग सवाल कर रहे हैं, एक तो कुछ ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश में आई हैं, नोएडा वगैरह में भी आई हैं कि कोरोना से तो लोग ठीक हो गए, लेकिन ब्लैक फंगस नाम की कोई बीमारी डेवलप हो रही है। कोरोना से ठीक होने के बाद, पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के बाद लोगों की मौत हो रही है, या तो आंखों में प्रॉब्लम है, या माइंड पे असर कर रहा है, या हार्ट पे असर कर रहा है। ये ब्लैक फंगस है क्या? देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइकोसिस, काला फंगस, ये एक फंगस है जो हर जगह मौजूद रहता है, लेकिन अवसर की तलाश में रहता है। शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है जब तक आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस ठीक है। यानी हमारी सांसों में भी जा रहा है। आप देखें, जो कूलर में पुराना 2-3 दिन का पानी हो जाता है, उसमें भी ग्रो कर जाता है। ये मिट्टी जो होती है, गंदी मिट्टी जिसको हम कहते हैं, उस गंदी मिट्टी में भी पैदा हो जाता है। ये सीलन में भी पैदा हो जाता है। तो ये फंगस हर जगह विद्यमान है, लेकिन हम इसको एनवायरमेंटल ऑर्गेनिज्म मतलब ये गद्दार वायरस है जो मौका पड़ते ही चाकू मारेगा। जी, मौका पड़ते ही मारेगा। आपने देखा होगा कि कभी ताजी ब्रेड पे आपने फंगस नहीं देखी होगी।
ताजी मिठाई पे फंगस नहीं देखी होगी, ताजे फलों पे फंगस नहीं देखी, लेकिन जैसे ही ब्रेड पुरानी हो जाती है, फल पुराना हो जाता है, मिठाई पुरानी हो जाती है, उस पर काली काली ब्राउन ब्राउन भद्दी भद्दी फंगस लग जाती है, कुरूप कर देती है। यही फंगस बॉडी के भीतर डेवलप होता है। मैं कह रहा हूं जब तक आप ताजा तरीन हैं, ब्रेड की तरह, ताजे ब्रेड, ताजी मिठाई, ताजे फल की तरह, जब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका बाल बांका नहीं गुजार पाएगी ये ब्लैक फंगस। अच्छा, कोविड से ठीक होने के बाद कुछ लोग पैर में दर्द, जी शरीर नहीं, में दर्द, मैं इसको ब्लैक फंगस को 2 मिनट में पूरा, आधा मिनट में पूरा कर देता हूं। अब क्या होता है कि पहले 9 दिन ये ब्लैक व्हाइट फंगस कुछ नहीं होता है, ये ताजी ब्रेड की तरह है, ताजा मिठाई की तरह है, खूब खाए, खूब एंजॉय करिए पहले 9 दिन। लेकिन 9 दिन के बाद मैंने कहा दूसरी कहानी, वो लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको तरह तरह के इंजेक्शन लग रहे हैं, हाई डोज स्टेरॉइड लग रही है, डायबिटीज ऊपर से है, या उनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बाद कोविड पॉजिटिव हो गई, या उनको क्रोनिक लिवर डिजीज थी, क्रोनिक किडनी डिजीज थी, या उनका ट्रांसप्लांट हुआ था, मतलब पहले से इम्यूनिटी उनकी गड़बड़ थी और ऊपर से एंटीबायोटिक्स और दूसरे इंजेक्शंस ने भी उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर कर दी, और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर कर दी इस दबाव ने, मानसिक दबाव ने, कि मुझे कोरोना ने आईसीयू में पहुंचा दिया है, मुझे कोरोना ने अस्पताल में पहुंचा दिया है, 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, मुझे तो अभी वार्ड में भी शिफ्ट नहीं किया गया, मेरा स्टेप डाउन तक नहीं हुआ है, अब तो मैं मृत्यु के करीब जा रहा हूं। ये जो सोच मरीज के दिमाग में चलती है, ये जो दबाव, मानसिक दबाव रहता है, इससे इम्यूनिटी और कमज़ोर हो जाती है। देखिए, मनुष्य काले फंगस से तो जीत लेगा, लेकिन यहाँ अगर जो ये फंगस पैदा हो गया, ये इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई हमारी, तो हम लड़ाई हार जाते हैं। तो जिसके कारण ये ब्लैक फंगस हो रहा है, जिसमें या तो हमें ये नाक और गले में, यानी साइनस में, जिसको हम कहते हैं कि फंगल साइनोसाइटिस हो गई, या फेफड़े के अंदर फंगल निमोनिया हो गई, या ब्लड में भी फंगस चला जाता है, तो ब्रेन और दूसरे अंग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कई बार हमें आँख से डबल दिखने लगता है, जिसको हम डिप्लोपिया कहते हैं, एक की बजाय 2 दिखने लगते हैं, जिसमें आँख में ये चश्मा जहाँ हम लगाते हैं, ये ब्रिज काला हो जाता है, बाहर से काला देख के ही आप कह सकते हैं अरे ये तो म्यूकोमाइकोसिस हो गई, यानी ब्लैक फंगस हो गया। या खांसी में खून आने लगता है, या जो नाक से पानी निकलता है उसमें काला काला द्रव निकलने लगता है। ये बहुत सारे लक्षण हैं जो इस काले फंगस के होते हैं। अब आपने दूसरा सवाल क्या पूछा? बॉडी पेन लोगों को हो रहा है कोविड से ठीक होने के बाद। कोविड से एक और हो रहा है, 9 दिन के बाद एक और चीज हो रही। कोविड से तो ठीक हो गए, लेकिन हार्ट अटैक से मर गए, ये भी एक हो रहा है जी। तो देखिए, ऐसा है कि सदमा एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हार्ट के लिए टेंशन, सदमा बहुत बड़े होते हैं। तो जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को पहले से डायबिटीज़ है, तो इसीलिए मैंने पिछली बार एक दवा बताई थी जो ब्लड को पतला करती है और थक्का नहीं जमने देती है, वो एस्पिरिन की गोली, बहुत सिंपल, पता ना 50-60 पैसे की गोली आती है। मैं तो देखिए गरीबों का डॉक्टर हूँ, आप सब लोगों के लिए माध्यम से आता हूँ, मैं छोटी छोटी सस्ती सस्ती दवाएं लेके आता हूँ। बहुत एस्पिरिन की गोली है 75 मिलीग्राम की, अगर आप 9 दिन के बाद अगर चल गया आपका मामला, आप उम्मीदों के डॉक्टर हैं तो उसको आशाओं का समुंदर है, उसको आप 1 हफ्ता ले लेंगे तो कोई आपको हार्ट अटैक नहीं होने पाएगा, ना स्ट्रोक होने पाएगा। और ये जो आपने एक और कहा कि शरीर में थकान है, दर्द है, कमजोरी है, ये रहती है, करीब 3 महीने तक रह सकती है, लेकिन इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। खाते पिए मस्त रहें, और सबसे बड़ा भगवान का शुक्र अदा करें कि आप परिवार के साथ रह रहे हैं, पोस्ट कोविड उसमें आ गए। छोटी मोटी तकलीफें ये तो निकल जाएंगी। और पिछली बार एक छोटी मैंने दवा बताई थी, अगर नींद नहीं आती है, बहुत घबराहट होती है, तो वो मेलाटोनिन नाम की दवा होती है, वो ले लें। 5 मिलीग्राम की ले लें। ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं तो 10 मिलीग्राम की भी ले लें। 2 हफ्ता ले लें, और 2 हफ्ता में कहेंगे डॉक्टर सूर्यकांत क्या जादू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा और उम्मीद यूं ही बंधाए रहिए। सरकार से उम्मीद रहे या न रहे, लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, डॉक्टर DK गुप्ता, ये सब आपको उम्मीद बंधाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, आप सबका इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।